यानी HIV की अगर हम, तो डियर स्टूडेंट्स हमें HIV को डिस्कस करेंगे। मैंने आपको रेट्रोवायरस का कॉन्सेप्ट दिया, एक छोटा सा लेक्चर बनाया था, उसमें मैंने आपको रेट्रोवायरस का कॉन्सेप्ट दिया था। उस रेट्रोवायरस में मैंने आपको बातें बताई कि रेट्रोवायरस हम किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे अबाउट दी HIV। HIV में भी हम क्या डिस्कस करेंगे, आज हम इसमें एक छोटा टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसे हम कहते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ HIV। अब क्वेश्चन है कि HIV है क्या। HIV हम किसे कहते हैं, HIV स्टैंड्स फॉर, HIV का मतलब क्या है, हम कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसको हम डायग्राम के हेल्प से भी समझते हैं, मगर इसको हम थोड़ा इंट्रोड्यूस करें। HIV की अगर हम बात करें तो HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, इट मीन्स के ये इम्यून सेल्स पे अटैक करता है, हमारी जो इम्यूनिटी है उसे डैमेज करता है, हमारे इम्यून सेल्स पे अटैक करता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वीक हो जाता है, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिस्ट, जो अपॉर्चुनिस्ट का मतलब है कि अदर पैथोजन से इजीली हमारी बॉडी पे अटैक कर सकते हैं। अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो डिफरेंट है, ये अप्रोक्सीमेटली मैं कह रहा हूं कि 100% नहीं है, अप्रोक्सीमेटली जो है कितना 35 मिलियन से पीपल आर अफेक्टेड बाय द एड्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। ज्यादातर कौन से यानी कंट्रीज को ये अफेक्ट कर दिए, कौन से कंट्रीज के लोगों को, तो हम कहते हैं जो पुअरली डेवलप्ड कंट्रीज है। ज्यादातर ये ऐसे आप समझें कि अफ्रीका या एशिया में ज्यादातर ऐसे समझो 90% ये एड्स के केसेस आपको यहाँ मिलेंगे, मतलब कि एशिया एंड अफ्रीका के। तो इसी तरीके से हम ये कहेंगे कि 35 मिलियन से आप ऐसे समझे कि एड्स में जो है लोग अफेक्टेड है, ठीक है। उनमें से अगर डेथ का रेशियो देखा जाए तो यानी 2 मिलियन से पर ईयर इनमें क्या होती है, डेथ होती है। या अगर हमें ऐसे समझें कि इसका इन्फेक्शन जो फैलता है वो तकरीबन 2.5 मिलियन से ये फैलता है। अब ये रिसर्च इसमें वेरी भी हो सकता है, मगर अप टू दिस जो है अगर हम बात करें तो इसमें ये हमारे पास फिगर जो है ना अप्रोक्सीमेटली इतना है, ठीक है बेटा, अंडरस्टूड। अगर हम बात करें हमारे HIV को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम कहते हैं कि HIV को हमें ये नाम देंगे, दिस इज कॉल्ड कॉजेटिव एजेंट ऑफ एड्स। एड्स क्या होती है, अक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम, अक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम हम कहेंगे एड्स। एड्स क्यों होती है, एड्स होती है HIV की वजह से। एड्स काज कौन करता है, आप कहेंगे HIV। HIV इटसेल्फ वायरस है, एंड ये सिंड्रोम है, ये किस वजह से होती है, तो आप क्या कहेंगे, HIV की वजह से होती है। तो कॉजेटिव एजेंट ऑफ एड्स कौन सा है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, यानी HIV कॉजेटिव एजेंट है, ठीक है बेटा, अंडरस्टूड। अब इसमें हम एक स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, स्ट्रक्चर के साथ साथ हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी बाहर वाली स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, एंड इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ये HIV की स्ट्रक्चर है। सबसे पहले जो है ना बाहर वाली स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड, इसे इनवेलप कहा जाता है, इनवेलप्ड। दिस इज कॉल्ड स्टोलन पार्ट फ्रॉम द होस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको कहा जाता है ये स्टोलन पार्ट है। स्टोलन पार्ट का मतलब है कि होस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये डेराइवेट होता है, तो इसी वजह से हम इसे कहेंगे। इसकी नेचर क्या है, इसकी नेचर हम कहेंगे कि ये लिपिड बायलेयर है, लिपिड बायलेयर आप कहेंगे, अंडरस्टैंड। उसके बाद इसमें अगर स्ट्रक्चर्स देखें तो इसमें क्या मौजूद होते हैं, हम कहेंगे कि इसमें
स्ट्रक्चर्स मौजूद होंगे, इस तरीके की स्ट्रक्चर्स, दीज आर दी स्ट्रक्चर्स जिनको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स कहा जाता है। ग्लाइकोप्रोटीन्स है ये। इस ग्लाइकोप्रोटीन को हम नाम क्या देते हैं, दिस इज कॉल्ड स्पाइक। ये क्या है, स्पाइक है, राइट। ये स्पाइक दो कंपोनेंट का बना हुआ है। अगर हम एक कंपोनेंट ये देखें इसका, जिसे हम क्या कहते हैं, दिस कंपोनेंट इज नोन एज GP41 कहा जाता है इसे। दूसरा कंपोनेंट ये नो ब्लैक है, प्रोजेक्टिंग पार्ट, इसको कहा जाता है ये ट्रांसमेम्ब्रेन पार्ट है। ट्रांसमेम्ब्रेन इट इज प्रेजेंट इन द एनवेलप्ड लिपिड बायलेयर, इसमें मौजूद होता है। अंडरस्टूड। ये वाली अगर हम बात करें, दिस इज कॉल्ड GP120 हम कहेंगे। अब ये जो नंबर आ रहे हैं ना, नंबर, इनको कहा जाता है कि ये प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन में तो यानी दो कंपोनेंट होंगे, एक कार्बोहाइड्रेट एंड दूसरा प्रोटीन। इनमें मॉलिक्यूलर वेट होगा, मॉलिक्यूलर मास और वेट जो आप कहते हैं किलो डेल्टन। सपोज करते हैं कि इसमें लिखा है 41 किलो डेल्टन, हम कहेंगे। बहरहाल ये इतना जरूरी नहीं है, ये याद करना, या ये एमडीकेट में कोई क्वेश्चन आता है तो ये नहीं। हाँ, ये आ सकता है कि ट्रांसमेम्ब्रेन पार्ट कौन सा है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसमेम्ब्रेन पार्ट। ये होता है इसका ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कहा जाता है इसे, राइट, क्योंकि ये मेम्ब्रेन में मौजूद है। एंड ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन क्यों कहते हैं, इसका रीजन है आगे मैं आपको बताता हूं। ये वाला जो आपको हेड की तरह नो ब्लैक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड, इसे GP20 कहा जाता है। एंड इसको कहा जाता है कि ये बाइंडिंग ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल है। मतलब कि ये जाके क्या होता है, बाइंड होता है। अगर हम इनके अगेन हम बात करें, इसे इस जगह पे लिखें, इनको हम ऐसे बनाएं, इस जगह पे ये क्या है, हम कहते हैं दिस इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। ये ग्लाइकोप्रोटीन का मॉलिक्यूल है। एंड ये ग्लाइकोप्रोटीन के मॉलिक्यूल जिनको हम क्या कहते हैं, स्पाइक्स कहते हैं। ये HIV में तकरीबन कहीं आता है कि 72 है, कहीं 35 या 34 भी आता है, इसी तरीके से, ठीक है बेटा। मगर ये इतना लाजमी नहीं है याद करना। ये पॉइंट याद करें कि स्पाइक्स का काम क्या है। तो ये क्या करते हैं, ये अपने टारगेट सेल में, वो सेल पे बाइंड करने में हेल्प करते हैं। कैसे बाइंड करने में हेल्प करते हैं, तो ये जो हमारे पास स्पाइक है, ये सपोज करते हैं होस्ट सेल है। एंड इनके होस्ट सेल के ऊपर क्या है, एक प्रोटीन रिसेप्टर मौजूद है, जिसको क्या कहते हैं, CD4 पॉजिटिव रिसेप्टर। यानी ऐसे सेल्स जो CD4 पॉजिटिव होंगे। CD4 पॉजिटिव का मतलब क्या है, मतलब कि ऐसे सेल जिनमें CD4 रिसेप्टर्स होंगे, तो ऐसे सेल्स को हम कहेंगे कि CD4 पॉजिटिव सेल। कौन से सेल्स है हमारे बॉडी में जो CD4 का मतलब है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, ये CD4 रिसेप्टर कौन से सेल्स पे मौजूद है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं T हेल्पर सेल्स, इनके ऊपर भी मौजूद है। एंड मैक्रोफेज की बात करें, मैक्रोफेजेस, इनके ऊपर भी मौजूद है। डेंड्रिटिक सेल्स की अगर हम बात करें, डेंड्रिटिक सेल्स, इनके ऊपर भी क्या है, CD4 रिसेप्टर मौजूद है। मैक्रोफेज हम किसको कह रहे हैं, मैक्रोफेज जो मोनोसाइट्स होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन में होंगे तो मोनोसाइट कहलाएंगे। लिम्फोसाइट है ना हमारे पास दो टाइप के, एक व्हाइट ब्लड सेल्स में अगर हम देखें तो ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट न्यूट्रोफिल, एजिनोफिल एंड उसके साथ बेसोफिल। ग्रेन्युलोसाइट में दो टाइप के, एक लिम्फोसाइट है, दूसरा मोनोसाइट। मोनोसाइट जब ब्लड सर्कुलेशन में होंगे तो मोनोसाइट कहेंगे।
व्हेन दे एंटर इनटू द टिश्यू फिलेट्स, जब टिश्यू फिलेट्स में एंटर होंगे तो उनको हम क्या कहेंगे, मैक्रोफेज कहेंगे। एंड इनमें से ही जो ना आगे क्या होते हैं कि एक सेल्स बनते हैं जिन्हें डेंड्रिटिक सेल्स कहते हैं। इन सब सेल्स के पास क्या होते हैं, CD4 रिसेप्टर होते हैं। ये जो स्पाइक्स होते हैं, दीज आर स्पेशलाइज्ड फॉर द CD4 रिसेप्टर। इनके लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि वायरसेस आर दी होस्ट स्पेसिफिक, वायरसेस होस्ट स्पेसिफिक होते हैं एंड ये CD4 रिसेप्टर पे जाके अटैच होंगे। अब अगर हम इनकी बात करें तो ये प्राइमरी अटैचमेंट हम इसे कहते हैं। उसके बाद सेकेंडरी होगी, फिर जो ना इसमें फ्यूजन होगी, तो वो अलग बात है, ठीक है। अब दूसरी बात समझे बेटा, ये जो मैंने लिखा है इस पॉइंट पे GP41 लिखा है, इसे कहा जाता है कि फ्यूजन प्रोसेस। ये फ्यूजन प्रोसेस में GP41 फंक्शन करते हैं। फ्यूजन प्रोसेस का मतलब ये जाके बाइंड होगा, जो हमारे पास क्या है GP120, ये बाइंड होगा किसके साथ, CD4 रिसेप्टर के साथ, अंडरस्टूड। एंड उसके बाद ये रिसेप्टर बाइंड होने के बाद फिर ये क्या करेगा, ये इसकी ये वाली जो मेम्ब्रेन्स हैं, ये भी लिपिड बायलेयर है मेम्ब्रेन पूरी, एंड ये भी लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन है। ये जाके मेम्ब्रेन एक दूसरे के साथ मिलेंगी एंड वहां जो है क्या होगा, फ्यूजन का प्रोसेस होगा। फ्यूजन के रिजल्ट में आगे अपना जेनेटिक मटेरियल कहां भेजेगा, होस्ट सेल में। ये मैं आपको बात आगे और मजीद समझाऊंगा, मगर फिलहाल आप यहां तक रखें कि स्पाइस को कहा जाता है कि ये बाइंडिंग ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, दे बाइंड एट दी CD4 रिसेप्टर। CD4 रिसेप्टर कौन से सेल्स हैं, CD4 पॉजिटिव सेल्स किसको कहते हैं, जो T हेल्पर सेल्स हैं एंड मैक्रोफेजेस हैं। अब मैक्रोफेज अगर हम बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो वहां भी मैक्रोफेज है, यानी मोनोसाइट वहां भी होंगे तो यानी मैक्रोफेज का फंक्शन परफॉर्म करेंगे। कौन से होते हैं, न्यूरोग्लिया सेल, अंडरस्टूड। स्किन में भी है लैंगरहॉर्न सेल्स, ठीक है बेटा। तो इसी तरीके से हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे मैक्रोफेजेस जब है, मोनोसाइट जब है टिश्यू फिलेट में एंटर होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम मैक्रोफेजेस कहते हैं। टी सेल्स, मैक्रोफेज, डेंड्रिटिक सेल, इन सब के पास क्या होते हैं, CD4 रिसेप्टर होते हैं। अब एक क्वेश्चन है, अगर हम इसको थोड़ा फोकस करें क्वेश्चन को, क्या CD4 रिसेप्टर इन सेल्स के पास है सिर्फ वायरस के लिए ही बाइंड होने के लिए, मतलब HIV बाइंड होने के लिए ही है? सपोज करें कि हमारी बॉडी में जो ये इंस्ट्रक्टर थे रिसेप्टर, हर स्ट्रक्चर जो सेल पे वो इंस्ट्रक्टेड होती है ना, क्या ये CD4 रिसेप्टर बने ही HIV के लिए? तो हम कहेंगे नहीं। ये MHC क्लास 2 जो हमारे पास है मार्कर्स होते हैं, सेल्फ मार्कर्स MHT क्लास 2, उनके साथ ये बाइंड होने का फंक्शन करते हैं, वहां बाइंड होते हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं। फर्दर वो तो हम इम्यूनिटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है, उनके लिए। मगर उसका फायदा HIV ले लेता है। फायदा अगर HIV है वहां ऑक्यूपाई करता है, HIV आप विंटर हो जाता है यानी इन्वेड हो जाता है बॉडी में, तो फिर उसका बेनिफिट HIV भी लेता है, अपने स्पाइक्स को यूज करके एंड अटैच हो जाता है। कहां, आप कहेंगे कि CD4 रिसेप्टर पे, अंडरस्टूड, क्लियर। अच्छा, ये इसकी वैक्सीन नहीं है HIV, तो इसका रीजन भी एक ये भी है कि इसके पास कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं, यहाँ स्ट्रक्चर्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये इनकी स्पाइक्स चेंज नहीं करते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन भी चेंज नहीं करेंगे, ये अपने मॉलिक्यूल में कन्फॉर्मेशनल चेंज लाएंगे एंड वो उस कन्फॉर्मेशनल चेंज से अपना फेस जो है ना, चेहरा तब्दील करते रहेंगे। सपोज करें आपने एक चेहरे के लिए, एक फेस के लिए, एक मॉलिक्यूल के लिए एंटीबॉडी बनाया, वैक्सीन के जरिए एक मॉलिक्यूल के लिए एक टाइप की एंटीबॉडी बनाई, इसमें फिर जो है जेनेटिक वेरिएशन हो गई, वेरिएंट इसका दूसरा आ गया, फिर जो है इसमें जेनेटिक वेरिएशन हो गई, फिर तीसरा वेरिएंट आ गया। तो इसीलिए जो है क्या है कि इस पे कोई भी अब तक इसकी जो है वैक्सीनेशन नहीं है, तो इसका रीजन एक ये भी है, ठीक है, अंडरस्टूड।
अच्छा, दूसरा एक एमसीक्यूज है कि ग्लाइकोप्रोटीन की इंस्ट्रक्शंस कहां से आती हैं, इनकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं कहां से आती हैं। तो इनका एक जीन है जिसको नाम दिया जाता है ENV जीन। ENV जीन का मतलब ये है, इसे कहा जाता है इन्वेलप्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, यानी इन्वेलप में जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स मौजूद है, वैसे इन्वेलप कहां से आए, होस्ट सेल से आए, ये बात ध्यान में रखें, ठीक है। मगर इसमें जो ये स्पाइक्स मौजूद है, तो इनके स्पाइक्स को इंस्ट्रक्ट करने वाला जीन है वो किसका होता है, अपने वायरस का होता है, ठीक है, अंडरस्टूड, क्लियर है। तो स्पाइक्स है दो कंपोनेंट पे मुश्तमिल है। एक कंपोनेंट कौन सा है, GP41, जो इस में मौजूद होता है, इन्वेलप्ड में मौजूद होता है, राइट। एंड दूसरा इसमें कंपोनेंट कौन सा है, मैंने आपको बताया नोब लाइक प्रोजेक्टिंग हेड और नोब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे हम क्या कहते हैं, GP120 कहते हैं। GP120 का फंक्शन क्या है, ये बाइंडिंग करता है CD4। अगर आपसे एमसीक्यू पूछा जाए कि इन दोनों में से कौन सा बाइंडिंग है, बाइंडिंग कौन सा परफॉर्म करेगा CD4 रिसेप्टर के साथ, तो आप कहेंगे CD4 रिसेप्टर के साथ जो बाइंड करने वाला है वो हम कहेंगे कि इसमें GP120 है। एंड ट्रांसफियन प्रोसेस कौन करता है, ट्रांसफियन प्रोसेस का मतलब है अपना जेनेटिक, आप सपोज करते हैं ये एक लिपिड लेयर है, दूसरी ये होस्ट की है, ये इसकी जो एनवेलप की है, जब ये दोनों मिलेंगे तो यहाँ इसमें क्या होगी, फ्यूजन होगी। फ्यूजन के जरिए क्या करेगा, जेनेटिक मटेरियल वायरस से अपना भेजेगा कहाँ, आप कहेंगे होस्ट में, अंडरस्टैंड। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है कि फ्यूजन प्रोसेस, इन दोनों में से कौन सा है जो फ्यूजन प्रोसेस पे इन्वॉल्व होता है, तो आप क्या कहेंगे, ये जो ना GP41, अंडरस्टूड। ये टॉपिक आपका सिंटेक्स बुक में लिखा हुआ है, कहां मौजूद है, 107 पेज पे मौजूद है सिंटेक्स बुक में, ठीक है। फेडरल में 11 या 111 जो पेज है फेडरल में, उसमें भी ये लिखा हुआ है। एंड ये टॉपिक आपको बलोचिस्तान टेक्स्ट बुक में भी मिलेगा, इन सब में मौजूद है ये टॉपिक, अंडरस्टूड। तो ये इसका एक इन्वेलप है, मतलब कि हम ये कहेंगे HIV में स्ट्रक्चर के लिहाज से स्ट्रक्चर देखें तो एक स्ट्रक्चर की क्या होती है, इन्वेलप, इन्वेलप होता है। इन्वेलप में क्या मौजूद होते हैं, तो हम कहेंगे इन्वेलप में इनमें स्पाइक्स हैं, एंड स्पाइक्स किस चीज के बने, GP120 प्लस GP41, अंडरस्टूड। अब उसके बाद जो स्ट्रक्चर है उसको हम देखते हैं। उसके बाद भी एक स्ट्रक्चर है इनकी, वो कौन सी स्ट्रक्चर है, सपोज करते हैं ये स्ट्रक्चर है इनकी, ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स होता है HIV का, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ये जो जिन प्रोटीन का बना हुआ है उनको P17 प्रोटीन कहा जाता है। ये मैट्रिक्स प्रोटीन का बना हुआ मॉलिक्यूल है। ये जो हमने पढ़ा लिपिड बायलेयर था, एंड स्पाइक्स जो होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, इसमें प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट दोनों होते हैं, दे हैव द स्वीटनेस, इनमें स्वीटनेस भी होती है, अंडरस्टूड। एंड उसके बाद जो एक लेयर है दैट इज कॉल्ड, सेकंड नंबर पे अगर हम देखें इसमें स्ट्रक्चर में सेकंड नंबर, दैट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है, ये P17 प्रोटीन का बना हुआ है, अंडरस्टूड। इसकी इंस्ट्रक्शन कहां होती है, तो आप कहेंगे मैट्रिक्स प्रोटीन है, इनमें या जो हमारे पास एंजाइम्स होंगे वो भी हम डिस्कस करते हैं, तो इनकी इंस्ट्रक्शन सारी HIV के जीन में होती है, अंडरस्टूड, क्लियर। उसके बाद जो स्ट्रक्चर होगी उस स्ट्रक्चर को हमें इस तरीके से थोड़ा ड्रा करते हैं, इस तरीके से, दिस इज द स्ट्रक्चर, राइट। ये स्ट्रक्चर है,
जी बच्चों, आप क्या कहेंगे, ये कौन सी स्ट्रक्चर है? इसको हम नाम क्या देंगे? दिस इज कॉल्ड, इसे हम कहेंगे, ये इनका कैप्सिड है। क्या है? कैप्सिड, जो कैप्सोमेयस का बना हुआ है, यानी प्रोटीन सब यूनिट की फॉर्मेशन का है, फॉर्मेशन है इसकी। प्रोटीन सब यूनिट मतलब के प्रोटीन का बना हुआ मॉलिक्यूल है। इसमें आप कहेंगे प्रोटीन्स होंगे, इसमें ज्यादातर प्रोटीन्स है। अगर देखें यहाँ में प्रोटीन्स होंगे, ये बहुत सारे प्रोटीन्स, इनको कहा जाता है P24 प्रोटीन्स। अंडरस्टूड? ये जो इन पे प्रोटीन्स होती है इनको क्या नाम देते हैं? P24 प्रोटीन्स कहते हैं। क्लियर? ओके। अगर हम इसमें कैप्सिड हो गया, अब एक स्ट्रक्चर हो गई एनवेलप, दूसरी स्ट्रक्चर क्या है? सेकंड को हम क्या कह रहे हैं? सेकंड को हम कह रहे हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बाद क्या है? आप कहेंगे कैप्सिड होगा। कैप्सिड है किस चीज का बना हुआ है? तो आप कहेंगे कैप्सिड की जो फॉर्मेशन है कैप्सोमेयर्स की है। राइट? अंडरस्टैंड? अब कैप्सिड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक जेनेटिक कोर होता है। जेनेटिक कोर का मतलब ये कि इनमें वायरल जीनोम होगा। वायरल जीनोम इनका कौन सा होता है? तो इसको हम थोड़ा इस तरीके से बनाते हैं। सपोज करते हैं ये आर एक स्ट्रैंड, फिर ये आर इसका दूसरा स्ट्रैंड। मतलब के हम ये कहेंगे ये वाला जो स्ट्रैंड है इसकी अगर हम बात करें, आरएनए जीनोम इनका क्या है? आरएनए जीनोम। मतलब कि इनका जेनोमिक मटेरियल जो है वो है आरएनए। अंडरस्टूड? कितने इसके स्ट्रैंड है? तो आप कहेंगे 2 स्ट्रैंड्स हैं। आप इसे डबल स्ट्रैंड्स नहीं कहेंगे। ये आपके बुक में भी लिखा हुआ है, सिंटेक्स बुक में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा होगा कि इट कंटेन्स 2 स्ट्रैंड्स ऑफ आरएनए। आरएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं, मगर ये नहीं लिखा हुआ है डबल स्ट्रैंडेड। 2 स्ट्रैंड का मतलब है कि एक स्ट्रैंड है ये, दूसरा ये स्ट्रैंड है, दोनों आइडेंटिकल होते हैं। ये भी याद कर लेना, दोनों जेनेटिकल क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। दोनों स्ट्रैंड जो ना सेम होंगे, तो ऐसे हम क्या कहेंगे? ये वायरल जीनोम है। ये इनका जेनेटिक कोर है। ये इनका क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड जेनेटिक कोर कहेंगे और जीनोम कहेंगे इनका। HIV का जीनोम ये होता है। अंडरस्टूड? अब इनमें 3 टाइप के जो ना एंजाइम भी होंगे, जिनको हम क्या कहते हैं? याद करने का तरीका भी है रेस्ट एंड पीस। रेस्ट एंड पीस है, थोड़ा याद करने का तरीका है, बता रहा हूं। अब इसमें रेस्ट एंड पीस में एंजाइम जो है 3 है, रेस्ट एंड पीस। इनको हम कैसे लिखेंगे? एक है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। I से क्या है? दिस इज कॉल्ड एंटीग्रेज एंजाइम। एंड P से क्या है? P से प्रोटीएज एंजाइम। ये सारे एंजाइम्स हैं बेटा, दीज ऑल आर द एंजाइम्स। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोटीएज या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या एंटीग्रेज एंजाइम कौन से वायरस में है, तो आप कहेंगे HIV। या HIV में कौन से एंजाइम्स मौजूद है, या इनमें पॉसिबल है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो, प्रोटीएज हो, और एंटीग्रेज की जगह पे कोई आइसोमरेज वगैरह आ जाए, तो आप कहेंगे कि नहीं, इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, एंटीग्रेज है एंड प्रोटीएज है। ये आप कहेंगे 3 एंजाइम्स होते हैं इसमें वायरस में, मगर मौजूद कहां होते हैं? These are found inside the कैप्सिड। कैप्सिड के अंदर मौजूद होते हैं। अंडरस्टूड? कहां होंगे? आप कहेंगे कैप्सिड के अंदर। ओके, तो यानी ये 4th स्ट्रक्चर्स के कौन सी है? आप कहेंगे 4th स्ट्रक्चर्स को वायरल जीनोम। एंड वायरल जीनोम में क्या है? तो मैंने आपको बताया कि ये RNA वायरस होते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड है या डबल है, तो आप क्या कहेंगे? ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। एंड कितने स्ट्रैंड्स होते हैं? तो मैंने लिखा है 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। क्लियर? अंडरस्टूड?
अब कुछ बातें मैं आपको बताऊं कि इसका जो शेप होता है रफली हम इसे क्या कहेंगे, स्फेरिकल शेप है। अगर आपसे शेप पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, स्फेरिकल शेप है। अगर कैप्सूल का शेप पूछा जाए कौन सा है, आप कहेंगे कोनिकल शेप है, कोन की तरह नजर आ रहा है देखिए, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, कोनिकल शेप कहा जाता है। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब देखें बेटा, दूसरी बात, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें जीन्स कितने हैं। अच्छा, एक और पॉइंट समझे, उसके बाद जीन्स पे हम आते हैं। अगर आपसे ये बात ऐसे पूछी जाए कि तरतीब बताओ, पहले क्या होगा, आप कहेंगे पहले एनवेलप होता है, एनवेलप के बाद क्या होगा, आप कहेंगे मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के बाद क्या होगा, आप कहेंगे कैप्सिड, एंड कैप्सिड के बाद क्या होगा, आप कहेंगे वायरल, वायरल जीनोम। राइट, ये तरतीब याद कर लें बेटा। वायरल जीनोम इनका हेरिडिटी मटेरियल है, कैप्सिड इसको प्रोटेक्ट करता है, सराउंड करता है जेनेटिक मटेरियल को, एंड ये मैट्रिक्स क्या कर रहा है, इनको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है बेटा, अंडरस्टूड। तो इसी तरीके से हम कहेंगे पहले एनवेलप। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एनवेलप के कंपोनेंट कौन से हैं, तो आप कहेंगे दो हैं ग्लाइकोप्रोटीन। कौन से दो ग्लाइकोप्रोटीन, एक 120 एंड दूसरा 41। अंडरस्टूड। तो ये तरतीब का आपसे पूछी जा सकती है। एंड दूसरी बात ये, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि HIV बिलोंग्स टू व्हिच क्लास ऑफ वायरसेस, रेट्रोवायरसेस। क्यों कह रहे हैं रेट्रोवायरसेस, ये आगे लाइफ साइकिल में आपको बताऊंगा तो उसमें सारी बात क्लियर हो जाएगी। अंडरस्टूड। दूसरी बात ये है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इनकी साइज के हवाले से, तो ये 60 टाइम्स शार्टर होते हैं देन RBC। ये आपके बुक में पॉइंट लिखी हुई है, पॉइंट ध्यान में रखना। या अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि इनमें जीन कितने हैं, तो आप कहेंगे इनमें 9 जीन्स होते हैं। 9 जीन में से 3 जो जीन्स होते हैं, 3 जीन्स, एंड जीन के नाम भी है गेग जीन। गेग जीन क्या बनाता है, तो आप कहेंगे ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनाएगा। ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन यानी इसमें स्पाइक्स जो इसमें प्रोटीन है, मैट्रिक्स में, कैप्सिड में, इनमें प्रोटीन्स है। ये सारी प्रोटीन्स किसने बनाई है, तो आप कहेंगे गेग जीन ने बनाई है। अंडरस्टूड। अच्छा, स्पाइक्स वाली प्रोटीन अलग है, इसमें एक ग्रुप ये है, यानी ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन्स हम कहेंगे। दूसरा जीन इनमें कौन सा होता है, दैट इज कॉल्ड पूल जीन। पूल जीन क्या बनाता है, आप कहेंगे कि ये पॉलीमरेज एंजाइम बनाएगा। जैसे पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम है, जिसे हम क्या कहते हैं कि DNA पॉलीमरेज ही है, मगर RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, इसी वजह से इसे पूल जीन कहते हैं। दूसरा एक जीन है इनमें 3rd नंबर पे, दैट इज कॉल्ड ENV जीन। ये एनवेलप्ड प्रोटीन्स बनाता है, यानी स्पाइक्स वाली जो प्रोटीन है वो कौन बनाएगा, स्पाइक्स वाली प्रोटीन ये ENV जीन बनाएगा। एनवेलप्ड है ये वाला, यानी ये प्रोटीन कौन बनाएगा, ये जीन बनाएगा। एंड ये एंजाइम्स जो बनते हैं, ये वाले 3 जो एंजाइम्स हैं, इन 3 एंजाइम को कौन बना रहा है, तो आप कहेंगे इन एंजाइम्स को बनाने वाला जो जीन है वो कौन सा है, पूल जीन कहा जाता है इसे। एंड गेग जीन जो होता है ये क्या बनाता है, ग्रुप स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनाता है। ये जो प्रोटीन्स है मैट्रिक्स वाली या इसमें प्रोटीन्स हैं, ये कौन बनाता है, तो आप कहेंगे कि ये जीन बनेगा। 3 जीन है, 9 में से 3 जीन जो है ना, ये आप कहेंगे प्रोटीन्स बनाते हैं। बाकी इनमें से जो 6 जीन्स हैं, इनको हम कहते हैं कि रेगुलेटरी जीन होते हैं। रेगुलेटरी जीन मतलब कि रेगुलेशन जितनी होगी इसमें, जो प्रोसेस होगा, लाइफ साइकिल होगा, ये प्रोटीन्स बन रही हैं, ये सारी बनेगी और सेल में जाके ये सारी प्रोटीन्स बनाने के लिए जीन्स होंगे। तो आप कहेंगे कौन सा, यानी 6 जीन्स होंगे। तो टोटल जीन्स कितने हैं, आप कहेंगे 9 जीन्स है इसमें। अंडरस्टूड। तो ये एक स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया HIV का। उस स्ट्रक्चर में पहले हमने HIV देखा है क्या, व्हाट इज HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस कहा जाता है। एंड क्लास HIV का कौन सा है, तो रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस में भी अगर स्पेसिफाई किया जाए कौन सा क्लास है, तो RNA रेट्रोवायरस कहेंगे। RNA क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जेनोमिक मटेरियल क्या होता है, RNA होता है, इसी वजह से कहते हैं। दूसरी बात यह है कि कितने लोग थ्रू आउट द वर्ल्ड अफेक्टेड है, तकरीबन अप्रोक्सीमेटली
इसमें 35 मिलियंस पीपल आर अफेक्टेड। डेज कितनी होती हैं तो 2 मिलियंस होती है पर ईयर। एंड पर ईयर इन्फेक्शन स्प्रेड कितना होता है तो 2.5 मिलियंस होता है। ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम HIV को? दिस इज कॉल्ड द कॉजेटिव एजेंट ऑफ एड्स, यानी एड्स इज कॉज्ड बाय द HIV। यानी किसी भी इंसान को अगर HIV लगी है तो फिर उसका मतलब है कि एड्स होगी उसको, ठीक है। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर देखा। स्ट्रक्चर में आपको 4 कंपोनेंट मिलते हैं, इन्वेलप्ड है, मैट्रिक्स है, कैप्सिड है एंड वायरल जीनोम। देखें इस डायग्राम को आप फोकस करें थोड़ा। ये इनका क्या है? दिस इज कॉल्ड द एनवेलप एंड दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स एंड दिस इज कॉल्ड कैप्सिड एंड दिस इज कॉल्ड द वायरल जीनोम। ये इनका वायरल जीनोम है। अब अगर हम देखें, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ग्लाइको प्रोटीन स्पाइक्स आर फाउंड इन, कहाँ मौजूद होते हैं तो आप कहेंगे एनवेलप में मौजूद होते हैं। एनवेलप डिराइव्ड फ्रॉम, आप कहेंगे लिपिड बायलेयर इसकी नेचर होती है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द होस्ट सेल, होस्ट सेल में से बनता है जब इनमें बडिंग होती है, बडिंग प्रोसेस के जरिए बनता है। क्लियर? ओके। दूसरी बात ये है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें जीन कितने होते हैं तो मैंने आपको बताया इनमें 9 जीन होते हैं। 9 में से 3 जीन कौन से हैं तो इनके नाम भी मैंने बताए। बाकी 6 जीन क्या होते हैं? रेगुलेटरी जीन्स कहलाते हैं। क्या? रेगुलेटरी जीन आप कहेंगे। अंडरस्टैंड? ये 3 जीन क्या करते हैं? कुछ गेट जीन है जो ग्रुप है, स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनाते हैं, पुल जीन एंजाइम्स बनाते हैं एंड एनवेलप्ड है जीन, मतलब कि ऐसे जीन होंगे जो एनवेलप के लिए क्या बनाएंगे? प्रोटीन्स बनाएंगे। जैसे ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स में है तो यानी वो जीन होगा। इसी तरीके से ये 3 जीन्स जो है ना डिफरेंट फंक्शन करेंगे। 9 में से बाकी 6 जो है क्या होंगे? रेगुलेटरी होंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर पूछी जाए अगर बाहर से अंदर की तरफ ऐसे तो आप पहले कहेंगे एनवेलप है, फिर मैट्रिक्स है, फिर कैप्सिड है, फिर क्या है? आप कहेंगे कि इनमें मौजूद होगा वायरल जीनोम। क्या ये एनवेलप्ड वायरस है तो आप कहेंगे बिल्कुल एनवेलप्ड वायरस है। अंडरस्टूड? आपको पता है एनवेलप्ड वायरस में क्या होते हैं? स्पाइक्स होते हैं। क्लियर? दूसरी बात बेटा ध्यान में रखें कि इसमें मैंने 3 एंजाइम्स लिखे हैं। तो एक एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा, मतलब कि आरएनए से डीएनए फॉर्मेशन करेगा। तो इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये एंटीग्रेज क्या करेगा? वायरल जीनोम को यानी इनकॉर्पोरेटेड करेगा होस्ट जीनोम के साथ। इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं? एंटीग्रेज, यानी इंटीग्रेशन कराएगा। इंटीग्रेशन कौन सा एंजाइम कराता है? तो एंटीग्रेज। प्रोटीएज क्या करेगा? प्रोटीएज जो लॉन्ग या लार्ज प्रोटीन्स बनेंगे उनको छोटे छोटे पीसेस में कट करेगा। जैसे कि ये छोटे छोटे पीस बन के फिर एक लेयर बनाइए, तो इसी तरीके से छोटे छोटे पीसेस जो हैं उनमें कट कौन करता है? प्रोटीएज। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का फंक्शन पता चल गया, एंटीग्रेज का फंक्शन पता चल गया, प्रोटीएज का फंक्शन भी आपको पता चल गया। तो कुछ एमसीक्यूज हैं जो मैंने आपको इसमें पहले भी पूछे, अब अगेन मैं पूछ रहा हूं। कैसे? अगर जीन का पूछा जाए तो 9, उनमें से रेगुलेटरी कितने हैं तो 6 एंड प्रोटीन जो फॉर्मेशन करते हैं जीन वो कितने हैं? 3 मेजर 3 ग्रुप हैं। कौन कौन से हैं? गेग, पोल जीन एंड उसके साथ एक और भी बताया ENV जीन, ये। अंडरस्टूड? दूसरी बात ये है कि अगर एंजाइम पूछे जाए कितने एंजाइम होते हैं? 3। कौन कौन से एंजाइम्स हैं तो यानी मैंने नाम भी लिखे हैं, इनका काम क्या तो मैंने ये आपको बता दिया। एंड अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आरएनए वायरस से डीएनए, आप क्या कहेंगे? आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड है। कितने इसमें आइडेंटिकल कॉपीज कितनी होंगी? 2। आप कहेंगे 2 स्ट्रैंड्स होंगे, डबल स्ट्रैंड नहीं होंगे, 2 स्ट्रैंड्स होंगे, सिंगल स्ट्रैंड में होंगे, ठीक है। इनका ये जेनेटिक कोर होता है इनका। अंडरस्टैंड? तो शेप भी हमने डिस्कस कर लिया एंड स्पाइक्स का फंक्शन भी डिस्कस कर लिया। ये सारी चीजें हमने कवर कर ली है, ठीक है बेटा। सो थैंक यू वेरी मच। अब इसमें हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है, अब इसका हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये अटैचमेंट करता है, जिसे हम एडजॉर्प्शन भी कहते हैं। एंड फिर किस तरीके से इसमें इंटर होगा होस्ट सेल में, एंड होस्ट सेल के बाद किस तरीके से ये आगे अपने लाइफ साइकिल रन करता है, एंड फिर कैसे कॉपीज बनाएगा, कैसे इन्फेक्ट करेगा, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी करके मैंने आपको समझाया है कि ग्लाइकोप्रोटीन का फंक्शन क्या है, यहाँ कहाँ अटैच होंगे, ये भी याद कर लें। कौन से सेल, बॉडी के कौन से सेल्स पे अटैक करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाइट ब्लड सेल पे अटैक करते हैं, रेड ब्लड सेल पे, प्लेटलेट्स, व्हाइट ब्लड सेल पे,
व्हाइट ब्लड सेल में भी कौन से, ग्रेन्युलोसाइट, अग्रेन्युलोसाइट में भी कौन से, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फिर आप क्या कहेंगे कि इनमें भी हम स्पेसिफाई करेंगे। एक होता है पुअर लेवल एमसीक्यूज, जिसमें ऑप्शन जो है ना क्या होते हैं, करीब करीब नहीं होंगे, ठीक है, एमसीक्यूज हम उसे कहते हैं, मगर ये पुअर लेवल का होता है। दूसरा होता है बीसीक्यूज, जिनके ऑप्शन वेरी करते हैं एक दूसरे के, बिल्कुल जो है ना क्या होंगे, यानी नियर होंगे एक दूसरे के, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट समझाऊं फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। इसमें से एक प्राइमरी अटैचमेंट होती है इनकी, प्राइमरी, दूसरी इनकी क्या होगी, सेकेंडरी अटैचमेंट होती है। सेकेंडरी अटैचमेंट का मतलब ये है कि ये क्या करेंगे, इनमें जो कोरिसेप्टर होते हैं, कोरिसेप्टर यानी टी हेल्पर सेल के पास जो कोरिसेप्टर होता है CXCR4 कोरिसेप्टर होता है, यानी इन्हें हम क्या कहते हैं कि केमो रिसेप्टर्स होते हैं। यानी इसमें टी हेल्पर सेल में अलग होगा कोरिसेप्टर, एंड इसमें मैक्रोफेज में कोरिसेप्टर अलग होगा, जैसे कि CCR5 कोरिसेप्टर कहा जाता है। अंडरस्टूड? यानी केमो कोरिसेप्टर 5 एंड 4 ये डिफरेंट होंगे। ये प्राइमरी अटैचमेंट तो हो जाएगी, कोरिसेप्टर पे भी अलग अलग इनकी क्या होंगी कि आगे अटैचमेंट होगी, फिर जो ना आगे ये फर्दर अपना फंक्शन प्रोसीड करेंगे। ठीक है बेटा, सो थैंक यू वेरी मच, और उम्मीद करते हैं ये सारे एमसीक्यूज आपको ये ना समझ में आ गए होंगे। एंड ये आप पूरा सिंटेक्स बुक में भी लिखा हुआ है, फेडरल में भी लिखा हुआ है। अगर आप फेडरल पढ़ेंगे, फेडरल भी क्लियर हो जाएगा, सिंटेक्स बुक पढ़ेंगे तो आपका सिंटेक्स बुक भी क्लियर हो जाएगा। तो आप इन दोनों में से या अगर बलूचिस्तान पढ़ेंगे वो भी क्लियर हो जाएगा। आप इन दोनों में से, तीनों में से कोई भी एक पढ़ लें, कोई मसला नहीं है, या आप ये पूरा याद कर लेंगे तो भी आपके एमसीक्यू सारे कवर हो जाएंगे। कभी कभी ये बात पूछी जाएगी, HIV का टारगेट सेल कौन सा है, HIV अटैक्स ऑन है कौन से सेल्स पे, तो ये बात भी मैंने क्लियर कर दी है। ठीक है बेटा।